Hello students, today we are starting a very new lesson, that is kinetic and theory of gases. Very important, and in the whole lesson we will discuss only the theories, very less numericals. So it is a very scoring topic for the students. जब न्यूमेरिकल्स नहीं होते हैं तो बच्चों को और अच्छा स्कोप मिल जाता है अच्छे मार्क्स लाने का। तो हमें समझना है कि काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस क्या है। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन करते हैं, व्हाट इज काइनेटिक थ्योरी। काइनेटिक थ्योरी एक्सप्लेन्स द बिहेवियर ऑफ गैसेस बेस्ड ऑन द आइडिया दैट गैस कंसिस्ट ऑफ रैपिडली मूविंग एटम्स और मॉलिक्यूल्स। गैस क्या है? गैस के अंदर क्या होता है? कंसिस्ट ऑफ रैपिडली मूविंग एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। एटम्स और मॉलिक्यूल्स एक जगह से दूसरी जगह रैपिडली मूव करते हैं, ठीक है। और इस तरह का उसका बिहेवियर जो होता है उसको एक्सप्लेन करने के लिए काइनेटिक थ्योरी को हम स्टडी करते हैं। इन सॉलिड्स द मॉलिक्यूल्स आर वेरी टाइटली पैक्ड, है ना। सॉलिड्स में क्या होता है? मॉलिक्यूल्स बहुत टाइटली पैक्ड होते हैं। एज इंटरमोलिकुलर स्पेस इज नॉट प्रेजेंट इन द लिक्विड्स। इंटरमोलिकुलर स्पेसेस आर मोर एज कंपेयर टू सॉलिड्स and in gases molecules are very loosely packed as intermolecular spaces are very large। कहने का मतलब इंटरमोलिकुलर स्पेस का मतलब हुआ दो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो स्पेस होता है वो गैसेस में सबसे ज्यादा होता है। सॉलिड्स में इसमें लिक्विड में भी ज्यादा होता है, बट वो गैसेस के अंदर जितना इंटरमोलिकुलर स्पेस होता है उससे कम होता है, बट लार्जर देन द सॉलिड्स। बट इन सॉलिड्स द मॉलिक्यूल्स आर वेरी टाइटली पैक्ड और उसके अंदर इंटरमोलिकुलर स्पेस नहीं होता है। द रैंडम मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स इन अ गैस इज एक्सप्लेन्ड बाय काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। वी विल आल्सो सी दैट व्हाई काइनेटिक थ्योरी इज एक्सेप्टेड एज अ सक्सेस थ्योरी। इसको इतने सफल थ्योरी क्यों माना गया, इसको भी हम इस लेसन में स्टडी करेंगे। काइनेटिक थ्योरी एक्सप्लेन द फॉलोइंग। मॉलिक्यूलर इंटरप्रिटेशन ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर कैन बी एक्सप्लेन्ड। काइनेटिक थ्योरी से जो मॉलिक्यूलर इंटरप्रिटेशन है प्रेशर का और टेम्परेचर का, उसको भी हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। मॉलिक्यूलर इंटरप्रिटेशन का मतलब हुआ मॉलिक्यूल्स की हेल्प से हम प्रेशर और टेम्परेचर को किस तरह एक्सप्लेन कर सकते हैं। इट इज कंसिस्टेंट विथ गेस लॉ एंड एवोगाड्रोस हाइपोथेसिस। इसके अंदर हम गेस लॉ और एवोगाड्रो की जो हाइपोथेसिस है उसको भी हम स्टडी करेंगे। करेक्टली एक्सप्लेन स्पेसिफिक हीट कैपेसिटीज। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटीज को भी हम डिस्कस करेंगे। यहां हम देख रहे हैं कि गैस में दो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो स्पेस है ये काफी ज्यादा है ना। लिक्विड में थोड़ा कम है, बट इन द सॉलिड्स इट इज टाइटली पैक्ड। जो हमने इस पहले दूसरे पॉइंट में जो पढ़ा था वो यहाँ पर इन्होंने डायग्राम से शो किया है, जिसको हम आसानी से समझ सकते हैं, ठीक है। बिहेवियर ऑफ गैसेस शुरू करते हैं। गैसेस एट लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर मच अबव दैट एट विच दे लिक्विफाई और सॉलिडिफाई अप्रोक्सीमेटली सेटिस्फाई ए रिलेशन बिटवीन द प्रेशर, टेम्परेचर एंड वॉल्यूम। लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर पे जो गैसेस का बिहेवियर है वो एक रिलेशन से शो होता है, और वो रिलेशन कौन सा है? PV इज इक्वल टू KT। KT यहाँ पर कांस्टेंट है। दिस इज द यूनिवर्सल रिलेशन विच इज सेटिस्फाइड बाय ऑल द गैसेज। ये सब गैसेज के द्वारा सेटिस्फाई होता है, लेकिन ये कब होता है? जब बहुत लो प्रेशर हो और हाई टेम्परेचर, है ना। जिस ऐसा टेम्परेचर जिसमें वो लिक्विफाई या सॉलिडिफाई हो सके लगभग, उस समय ये इसको सारी गैसेज फॉलो करते हैं। K इज द कांस्टेंट फॉर गिवन वॉल्यूम ऑफ गैस, इट वेरीज फ्रॉम वॉल्यूम ऑफ गैस। ये वेरी करता है वॉल्यूम। K एक ऐसा कांस्टेंट है यहाँ पर PV इज इक्वल टू KT में जो K है वो एक ऐसा कांस्टेंट है जो वॉल्यूम पे डिपेंड करता है ना। अलग अलग वॉल्यूम के लिए किसी भी गैस के लिए वो अलग अलग होगा, ठीक है। K इज इक्वल टू NKB। K को हम और कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं? NKB। KB यहाँ पर बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। क्या है? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। और N यहाँ पर क्या है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का मतलब है, हम बात कर रहे थे अभी कि यहाँ वॉल्यूम फिक्स होना चाहिए, और वॉल्यूम कब चेंज होगा? जब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स
चेंज होंगे, ठीक है। जबकि Kb जो है ये वॉल्यूम पे डिपेंड नहीं करता, ये कभी चेंज नहीं होता, ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट जो है। अब चेंज किस में आएगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में, और इसकी वजह से आपके इस कांस्टेंट में, यूनिवर्सल कांस्टेंट में चेंज आता है, ठीक है। तो यहां पर K को हम NKB भी लिख सकते हैं। तो यहां पर क्या लिखेंगे, PV इज इक्वल टू NKB T, NKB T, या T छूट गया है, NKB T। देयरफॉर PV इज इक्वल टू NT इज इक्वल टू कांस्टेंट, यानी इस NT को अगर हम यहाँ डिवाइड में ले जाएं तो इधर बच जाएगा अपने पास बोल्ट्जमैन कांस्टेंट Kb, एंड दिस इज कांस्टेंट फॉर ऑल द गैसेस बिकॉज द वैल्यू ऑफ बोल्ट्जमैन कांस्टेंट नेवर चेंज। समझ में आ गई कहानी। तो PV अपॉन NT सभी गैसेस के लिए कांस्टेंट रहेगा, चाहे किसी भी वॉल्यूम की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। नाउ कंसीडर देयर आर टू गैसेस, दो गैस है। पहले के जो वेरिएबल्स है वो P1 V1 T1 है, दूसरे के P2 V2 T2 है। तो P1 V1 अपॉन N1 T1, इसके अंदर अगर हम वैल्यू रखें तो P2 V2 अपॉन N2 T2 के इक्वल होगा। कंक्लूजन क्या होगा, दिस रिलेशन इज सेटिस्फाइड बाय ऑल द गैसेस एट लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर। नाउ जस्टिफिकेशन है एवोगाड्रोस हाइपोथेसिस का। एवोगाड्रोस हाइपोथेसिस क्या कहती है, इक्वल वॉल्यूम ऑफ all gases at equal temperature and pressure have the same number of molecules। एवोगाड्रो क्या कहता है, एवोगाड्रो ने एक नंबर दी थी, अगर आप केमिस्ट्री में नहीं पढ़े तो इसको अपन यहाँ पढ़ सकते हैं। एवोगाड्रो ने बताया कि एक नंबर है 6.023 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻23, और ये यूनिवर्सल वैल्यू है। और एक सेम वॉल्यूम पर अगर दो गैसेस के मैं इक्वल वॉल्यूम ले लूं, इक्वल टेम्परेचर और इक्वल प्रेशर पे उनको रखूं, तो उनमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने होंगे, वो भी सेम होंगे। और वो सेम कितने होंगे, एक जो पर यूनिट वॉल्यूम में इतने मॉलिक्यूल्स होते हैं, 6.02 × 10⁻23, इसको एवोगाड्रो नंबर भी बोलते हैं, है ना। पर यूनिट वॉल्यूम में कितने होंगे, 6.023 × 10⁻23। So consider the equation PV is equal to NT is equal to constant, and if P, V and T are same for two gases, then N is also same। इस फॉर्मूले से हम देखें तो PV अपॉन NT, P, V और T अगर दो गैस के लिए सेम है तो N भी सेम होगा। तो ये यहां पर हम एवोगाड्रो की हाइपोथेसिस को प्रूव कर देते हैं कि भाई N सेम कब होगा, जब P, V और T दोनों गैसेस का सेम हो। According to the Avogadro's hypothesis, number of molecules per unit volume is same for all gases at a fixed P and T। ये बात हो गई। Avogadro number is denoted by Na, A for Avogadro, where A denotes Avogadro number। Na क्या है, ये यूनिवर्सल वैल्यू है, ये Avogadro नंबर, ये आपको याद होनी चाहिए। 6.02 × 10⁻23 आपको याद होना चाहिए। Experimentally, it has been found that the mass of 24.4 liters of any gas is equal to the molecular weight in grams at standard temperature and pressure। एक्सपेरिमेंट से जब देखा तो पता चला कि 24.4 लीटर किसी भी गैस का लें तो वो सबके लिए सेम हो जाएगा, वो मोलिकुलर वेट उनका वजन भी है ना इक्वल हो जाएगा सभी गैसेस के लिए। ये एक्सपेरिमेंट से आया, ठीक है। तो इसको हम याद रख सकते हैं, इसको ज्यादा हम डिस्कस नहीं कर सकते। नाउ परफेक्ट गैस इक्वेशन। परफेक्ट गैस इक्वेशन इज गिवन बाय PV इज इक्वल टू μRT। कई जगह कई बुक्स में इसको nRT भी लिखा होता है, इसको nRT भी लिखा होता है। जब PV प्रेशर और वॉल्यूम है, T एब्सोल्यूट टेम्परेचर, म्यू नंबर ऑफ मॉल्स है। इसको कई जगह R से N से भी दिखाते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना। R क्या हो गया यहाँ पर, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, सभी गैसेस के लिए सेम। R को हम क्या लिख सकते हैं, KBNA, जैसे हम पहले बात कर रहे थे। Na यहाँ पर क्या है, एवोगाड्रो नंबर है, इसीलिए इसको R लिया है हमने। K की जगह R चेंज इसलिए किया है क्योंकि यहाँ पर एक Na को एवोगाड्रो नंबर से शो किया जा सके। K भी आप जानते हो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। This equation tells about the behavior of gas at a particular situation।
If a gas satisfies this equation, then the gas is known as a perfect gas or ideal gas. अगर इसको कोई भी गैस सेटिस्फाई करती है P = nRT को, तो हम उसको परफेक्ट गैस या आइडियल गैस कहेंगे। और जितने भी हम स्टडी करेंगे इस चैप्टर में, वो सारी आइडियल गैस की स्टडी करेंगे, है ना। अब जो एक्चुअल गैसेज जितनी भी है, क्या वो आइडियल गैस की तरह कब बिहेव करेगी और कब नहीं करेगी, ये हमें आना चाहिए, ये हमें पता होना चाहिए। तो इसको भी हम इसमें आगे स्टडी करेंगे। अब ये डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ परफेक्ट गैस इक्वेशन है। तो मतलब परफेक्ट गैस इक्वेशन कौन सी होगी? P = μRT। इसके और कौन कौन से फॉर्म्स हो सकती है? अब जो म्यू है, अगर अपन इसको n/Na लिखा, यहाँ n क्या है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, और Na क्या है? एवोगाड्रो नंबर इन 1 मोल ऑफ गैस। या मैं म्यू को m/m0 भी लिख सकता हूं। m क्या हो गया? मास ऑफ द सैंपल ऑफ गैस, और m0 मोलर मास। ऐसे भी शो कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ म्यू है क्या? नंबर ऑफ मोल्स। तो इसको बहुत सारी चीजों से हम रिप्लेस कर सकते हैं, जिससे जैसे n/Na रखें तो इक्वेशन क्या बन जाएगी? P = n/NaRT। और अगर हम ये रखेंगे m/m0, तो यहाँ आ जाएगी P = m/m0RT। ये डिफरेंट फॉर्म्स हैं इसके। एक ये हमने पहले स्टडी किया ही था NKB। एक और तरीके से लिख सकते हैं, यहां पर अगर हम n/V लिख दें n की जगह, है ना, पर यूनिट वॉल्यूम, तो ये आ जाएगा P = NKBT। यहाँ n क्या है? नंबर डेंसिटी। n/V यानी पर यूनिट वॉल्यूम नंबर ऑफ मोल्स। तो इसको भी हम P = NKBT लिख सकते हैं। तो ये अलग अलग ढंग से न्यूमेरिकल के हिसाब से हमें कब कौन सी इंप्लीमेंट करनी है, ये हमें पता होना चाहिए। तो इनके अलग अलग फॉर्म्स हैं। हम जरूरत पड़ने पर इसको इंटरचेंज भी कर सकते हैं, लेकिन जो मेन अपनी रहेगी, जिसके ऊपर न्यूमेरिकल्स आते हैं, दैट इज P = μRT। नाउ आइडियल गैस, a gas that satisfied the perfect gas equation exactly at pressures and temperatures. Ideal gas is a theoretical concept, है ना। वास्तव में कोई भी गैस आइडियल गैस नहीं होती है ना, लेकिन ये एक थ्योरेटिकल कंसेप्ट है। नो रियल गैस इज ट्रूली आइडियल, ए गैस विच इज आइडियल इज नॉन एज रियल गैस। ए गैस विच इज आइडियल इज नॉन एज रियल गैस नहीं, आइडियल गैस, उसको आइडियल गैस कहेंगे जो वास्तव में आइडियल है ना। रियल गैसेज अप्रोच द आइडियल गैस बिहेवियर फॉर लो टेम्परेचर एंड हाई टेम्परेचर। ये ध्यान रखना है कि बहुत ज्यादा कम प्रेशर हो जाए और हाई टेम्परेचर हो जाए, तो सारी की सारी जो रियल गैसेज है वो कैसे बिहेव करती है? आइडियल गैस की तरह बिहेव करती है। अगेन इसी चीज को रिपीट किया है। आइडियल गैस इक्वेशन वो की वही आ गई आपके। अगर 1 मोल के लिए हम बात करते हैं, P = RT हो जाएगी, क्योंकि म्यू तो 1 हो जाएगा, और P/RT हो जाएगा कांस्टेंट। और अगर हम इसके बीच में ग्राफ खींचे आइडियल गैस के लिए, P/T है ना, ये R तो कांस्टेंट है ही, और P के बीच में ग्राफ खींचे, P के बीच में, तो देखो ये एक स्ट्रेट लाइन आएगी इस तरह की। ये आइडियल गैस की, आइडियल गैस वाली एकदम स्ट्रेट आएगी। बट जैसे हमने टेम्परेचर चेंज किया, जैसे जैसे हम टेम्परेचर कम करेंगे, ये ऐसे आ जाएगा, फिर कम करेंगे ये और ऐसे हो जाएगा ग्राफ, ठीक है, और ऐसे हो जाएगा। ये अलग अलग टेम्परेचर पर इस तरह का ग्राफ किसके बीच में आता है? एक तो इस P/T, अगर हम एक साइड में P/T ले लें, ये ग्राफ बच्चों याद रखना पड़ेगा सबको। और इसके साथ में हम साथ में ले रहे हैं P, यानी P/T वर्सेज P। अगर हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो इस तरह का ग्राफ हमें ऑब्जर्व होता है। Deductions of Boyle's law and Charles law from the perfect gas equation. Perfect gas equation P = μRT, इससे वो कैसे निकाल सकते हैं? देखो, अगर हम टेम्परेचर को कंसीडर करें और म्यू को कंसीडर करें, लिखे नंबर ऑफ मोल्स, अगर ये दोनों कांस्टेंट रखें, टेम्परेचर को अगर हम कांस्टेंट कर देते हैं, तो हमें इक्वेशन जो मिलेगी वो मिलेगी
ये म्यू और आर तो पहले से कांस्टेंट है, तो हमें इक्वेशन मिल जाएगी पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट। और पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट कौन सा लॉ है? बॉयल्स लॉ। ठीक है, चार्ल्स लॉ में क्या होता है? कंसीडर पी प्रेशर इज कांस्टेंट, देन परफेक्ट गैस इक्वेशन पीवी इज इक्वल टू म्यू आर टी, यानी वी अपॉन टी, वी अपॉन टी। अब हम क्या कर रहे हैं? प्रेशर को कांस्टेंट कर रहे हैं इसको। ये अगर P कांस्टेंट हो जाएगा तो हमें मिलेगा V अपॉन ये T को इधर ले जाए इज इक्वल टू म्यू आर। ठीक है, और ये P भी यहाँ डिवाइड में आ जाएगा। कहने का मतलब ये कांस्टेंट है P, म्यू कांस्टेंट, R कांस्टेंट, P और T, V और T ये दो बचे, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे, और डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होंगे तो V अपॉन T कांस्टेंट हो जाएगा। और ये कौन सा लॉ है? ये चार्ल्स लॉ है। According to the Charles law, for a fixed pressure, volume of gas is proportional to its absolute temperature. Conclusion: ideal gas satisfy the Boyle's law and Charles law. दोनों को हम डिडक्ट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, डिराइव कर सकते हैं इससे बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ को। इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका आइडियल गैस इक्वेशन है वो इन दोनों को फॉलो करती है। बॉयल्स लॉ का आपको पता ही है, ये अपने को याद रखना पड़ेगा। पीवी जो कर्व होगा वो इस तरह आता है, जैसे जैसे हम अलग अलग टेम्परेचर पे ये इसको लिया है डॉटेड लाइन। डॉटेड लाइन का मतलब क्या है यहाँ, और सॉलिड लाइन का मतलब क्या है? डॉटेड लाइन का मतलब है कि ऐसा आना चाहिए, और सॉलिड लाइन का मतलब है जब हम वास्तव में एक्सपेरिमेंट करते हैं तो इस तरह का आता है। ठीक है, यानी जो एक्चुअल पोजीशन है और जो थ्योरेटिकल पोजीशन है उनमें डिफरेंस है, और वो इस तरह का आना चाहिए। जबकि एक्चुअली अपने को ये याद रखना है कि जो वो होंगे ग्राफ जो होंगे, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, पहले इसका ग्राफ दोनों के बीच का ऐसा आएगा, लेकिन अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो ये थोड़ा सा इस तरह का हो जाएगा, और टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो ये सीधा होता जाएगा। P और V के बीच में जो ग्राफ है वो इस तरह यहाँ पर स्ट्रेट होता जाएगा। कब स्ट्रेट होगा? जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे। टेम्परेचर को इंक्रीज करते हुए हमने ये तीन ग्राफ खींचे। सबसे लो टेम्परेचर ये है, उससे थोड़ा ज़्यादा ये है, और उससे ज़्यादा ये है। जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे ये थोड़ा थोड़ा सा स्ट्रेट होता जाएगा। इसके अंदर ये जो यहाँ पर एक तरह का स्लैक्स सा आया हुआ है वो कम होता जाएगा। चार्ल्स लॉ में V और T ऐसा आना चाहिए, चार्ल्स लॉ ये, और ऐसा ही आता है। इसको गे-लुसाक लॉ भी कहते हैं, है ना। इसके अंदर भी ये इस टेम्परेचर और इसके बीच में ऐसा स्ट्रेट आता है। डाल्टन लॉ और पार्शियल प्रेशर्स के बारे में देख लेते हैं। डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर states that total pressure of a mixture of ideal gas is the sum of partial pressures। कहने का मतलब थोड़ा थोड़ा जो प्रेशर होता है, हर एक अपन उसको अगर छोटे छोटे टुकड़ों में बांट लें, उनको हम अगर ऐड करेंगे तो टोटल प्रेशर गैस का आ जाएगा। ये डाल्टन लॉ ने बताया था, डाल्टन ने बताया था, और अपना लॉ दिया कि पार्शियल प्रेशर जितने, पार्शियल प्रेशर का मतलब होता है अपन जैसे 2 लीटर गैस लेकर बात कर रहे हैं, अगर उसको छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में अगर बांट दें फिर ऐड करें तो उसको हम डाल्टन जो टोटल प्रेशर है उसको हम अचीव कर सकते हैं। कंसिडर इफ देयर आर सेवरल आइडियल गैसेस मिक्स्ड टुगेदर इन ए वेसल, देन द टोटल प्रेशर ऑफ दैट वेसल इज इक्वल टू द सम ऑफ पार्शियल प्रेशर्स। ये हम बात कर चुके हैं। यानी इसका मतलब ये हुआ कि जो पर्टिकुलर गैस है प्रेशर तब दिखाएगी जब वो किसी वेसल के अंदर है, तभी तो हम प्रेशर, अगर वो किसी के अंदर नहीं है, ओपन है, तो उसका कोई प्रेशर किसी प्रकार का नहीं होगा। पार्शियल प्रेशर तभी शो करेगी जब वो किसी न किसी बर्तन में, किसी न किसी वेसल के अंदर है, किसी न किसी कंटेनर के अंदर है। एग्जाम्पल क्या हुआ, इसका एग्जाम्पल दिया हुआ है, कंसिडर इफ इन ए वेसल देयर इज ए मिक्सचर ऑफ 3 गैसेस ए, बी और सी। 3 गैस को आपने मिक्स कर लिया। पार्शियल प्रेशर ए इज इक्वल टू द प्रेशर एक्सर्टेड बाय ओनली बाय ए एंड कंसिडरिंग बी एंड सी आर नॉट प्रेजेंट। इसको समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए ये विसल है, इसके अंदर 3 गैस मिक्सअप हुई है। कौन कौन सी? ए, बी और सी। ए का जो प्रेशर होगा
वो चाहे बी और सी वहां पर हो चाहे नहीं हो, चाहे अगर वहां पर है चाहे नहीं है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ए का प्रेशर उतना ही रहेगा जो केवल ए के कारण होगा। ऐसे नहीं बी वहां पर मिक्स होगी तो उसके प्रेशर में कोई चेंज आएगा। और टोटल प्रेशर जब हम लेंगे तो ए का प्रेशर, बी का प्रेशर और सी के प्रेशर को ऐड कर लेंगे, दैट विल बी इक्वल टू द टोटल प्रेशर ऑफ द गैस इन द कंटेनर। शायद अब क्लियर हो गया है। सपोज देयर इज ए मिक्सचर ऑफ आइडियल गैसेज विच मीन्स द गैसेज डू नॉट इंटरेक्ट विद ईच अदर, यानी उनके इंटरेक्शन का कोई फर्क नहीं पड़ता, उनका अलग अलग हम ऐड कर सकते हैं। ठीक है ना। तो ये है डाल्टन का लॉ जो पार्शियल प्रेशर के बारे में एक्सप्लेन करता है। ये देखिए यहाँ पर दो बताया है, Pv इज इक्वल टू μ1 प्लस μ2 RT। μ1 प्लस μ2 RT का मतलब क्या हुआ, ये पहली गैस के लिए, दूसरी गैस के लिए। ठीक है, तो P जो आएगा ये अपॉन V आ गया, यहाँ पर V इधर डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो जो P होगा टोटल दैट विल बी इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस P4 प्लस और ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। प्रेशर गैस A के लिए P1 है, B के लिए P2 है, C के लिए P3 है, तो हम जो ABC होगा वो तीनों का सम होगा। तो ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं पिछले पेज पे। प्रेशर ऑफ एन आइडियल बेस्ड ऑन ए काइनेटिक थ्योरी। अब इसके अजम्पशंस क्या क्या है ये आप नोट करते जाओ साथ के साथ। वेरी इंपॉर्टेंट अजम्पशंस आर देयर। क्या क्या है, कुछ चीजें हम अज्यूम कर लेते हैं, मान लेते हैं। ठीक है, कंसीडर ए क्यूब शेप कंटेनर फिल्ड विथ एन आइडियल गैस। मान लेते हैं कि एक क्यूब जैसा एक कंटेनर है, क्यूब जानते हो, हाँ, इक्वल साइड्स का, उसको उसका वैसा कंटेनर है और उसको आइडियल गैस से फिल्ड है। वी विल कंसीडर ओनली वन मॉलिक्यूल, द मॉलिक्यूल हिट्स द वॉल ऑफ द कंटेनर एंड बाउंस बैक। तो वहां मॉलिक्यूल्स अंदर रैंडमली मोशन कर रहे हैं, है ना। इस तरह का एक कंटेनर है, इस तरह का एक कंटेनर है यहाँ पर, जैसे मैंने बता दिया। तो एक मॉलिक्यूल्स की हम बात करते हैं, वो यहाँ पर रैंडमली मोशन कर रहा है, इससे टकराएगा और स्ट्राइक बैक होके यहाँ से बाउंस बैक हो जाएगा स्ट्राइक होने के बाद। ठीक है, हम अज्यूम कर रहे हैं। लेट द वेलोसिटी ऑफ द मॉलिक्यूल इट इज मूविंग इज Vx, Vy, Vz। हम मान लेते हैं कि इसकी जो वेलोसिटी है तीनों डायरेक्शन में है। तो x डायरेक्शन में Vx है, y में Vy है और z में Vz है। When it the molecules bounce back the velocity will be minus Vx, Vy और Vz। बाउंस बैक हो रहा है, इसका मतलब x डायरेक्शन में उसकी जो वेलोसिटी की डायरेक्शन है वो चेंज हो गई। जब वो बाउंस बैक हुआ तो यहाँ पर अगर हमने इसको पॉजिटिव लिया है तो ये माइनस में हो जाएगी, एंड नाउ दिस इज माइनस Vx। बाकी सारे फिनोमिना इक्वल रहेगा। चेंज इन द मोमेंटम, मोमेंटम में चेंज कितना होगा, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, सो PR माइनस PI। ठीक है, PR माइनस PI, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। तो क्या हुआ, फाइनल मोमेंटम कितना होगा, mv। अब mv जो होगा, v यहां पर कितना है फाइनल में, माइनस Vx, और इनिशियली कितना था Vx, तो ये माइनस mvx माइनस mvx, तो दोनों का जो फाइनल चेंज इन मोमेंटम आ गया माइनस 2mvx। This change in momentum is imparted to all the wall due to the collision. Momentum imparted to the wall in collision by one molecule 2 mvx. But as there are as many molecules, we have to calculate total momentum imparted to the wall by all of them. ठीक है, to calculate the number of molecules that hit the wall. तो कितने molecules ने hit किए उसको कैलकुलेट करते हैं। इसको आगे अगर हम डिराइव करें तो एरिया ऑफ बॉल L एरिया है ना। देखो एक एक चीज यहाँ पर क्लियर करेंगे तो बहुत आसानी से ये समझ में आ जाएगा ना, अदरवाइज तो बहुत सारी चीजें दिमाग में समअप हो जाएगी और फिर नहीं कर पाएंगे। एरिया ऑफ बॉल L एरिया, टी टाइम में, डेल टी टाइम में कितने मॉलिक्यूल्स स्ट्राइक करेंगे, तो ये कह रहा है कि ए डिस्टेंस कितनी ट्रेवल हो जाएगी, एरिया ऑफ बॉल Vx वेलोसिटी होगी और डेल टी। है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि
ये देखो, ये तो पूरा एरिया ऑफ वॉल आ गया। Vx वेलोसिटी है, तो V इंटू टी क्या होगी, यहाँ से जो ये जहाँ मॉलिक्यूल्स था वहां से इसको आके टकराने के लिए जो डिस्टेंस मिली, वेलोसिटी इंटू टाइम, वो ये होगी। और ये डिस्टेंस पूरे एरिया के लिए मिली है, यहाँ वाले को मिली है, यहाँ वाले को मिली है, यहाँ वाले को मिली है, तो टोटल डिस्टेंस कितनी होगी, a vx dt delta. This means all molecules in time delta lying within the volume a vx delta can hit the wall. इसका मतलब जितने भी वॉल्यूम इसके अंदर, जितने भी इस डिस्टेंस के अंदर मॉलिक्यूल्स थे, वो सारे के सारे डेल्टा टाइम में हिट कर सकते हैं, है ना। बट ऑन एन एवरेज हाफ द मॉलिक्यूल्स मूव टुवर्ड्स द वॉल एंड हाफ वे अवे फ्रॉम द वॉल। लेकिन अगर हम एवरेज लेते हैं तो भाई हमने ये थोड़ी कहा है कि मॉलिक्यूल्स इधर ही जाएंगे, मॉलिक्यूल्स इधर भी तो जा सकते हैं, वीएक्स डायरेक्शन, हम एक ही डायरेक्शन में ले रहे हैं, तो जब इधर भी जा सकते हैं इसका मतलब आधे इधर आ जाएंगे एवरेज में, आधे इधर जाएंगे, तो हम इनका हाफ ले लेते हैं एवरेज के लिए कि एक वॉल के ऊपर हाफ ऑफ ए वीएक्स डेल्टा मॉलिक्यूल्स इस साइड में जा रहे हैं, इतने वॉल्यूम के। देयरफॉर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दैट कैन हिट इज द नंबर ऑफ टोटल मॉलिक्यूल्स का हाफ। इसका मतलब टोटल मॉलिक्यूल्स अगर इस कंटेनर में n है तो उसके हाफ यहाँ पर इससे एक वॉल से स्ट्राइक कर सकते हैं, ठीक है। तो टोटल मोमेंटम कितना हो गया, वो 2mvx, तो यहाँ पर पहले हमने कैलकुलेट कर लिया था, और इसके अंदर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हाफ एन ए vx डेल्ट टी, ठीक है। टोटल मोमेंटम इतना हो गया। जब इतने मॉलिक्यूल्स आए, एक मॉलिक्यूल का हमने -2mvx किया था, तो टोटल n इतने मॉलिक्यूल्स थे, तो इनको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और हमें मिलेगा AnV² डेल्टा m। इतने मॉलिक्यूल्स, इतने मोमेंटम, टोटल मोमेंटम हमें मिल गया कि टोटल जितने भी मॉलिक्यूल्स है उनका मोमेंटम टोटल कितना होगा, वो हो गया आपका इतना, AnVx² डेल्टा m इन वन डायरेक्शन। फोर्स एक्सर्टेड ऑन द वॉल, रेट ऑफ चेंज ऑफ द मोमेंटम, तो डेल्टा से डिवाइड करेंगे तो हमें मिल जाएगा ए, डेल्टा कैंसिल आउट हो जाएगा। अरे भाई डेल्टा से डिवाइड करेंगे तो डेल्टा कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि हमें रेट ऑफ मोमेंटम लेनी है ना, रेट ऑफ मोमेंटम यानी dp/dt, फोर्स तो dp/dt होगा ना, तो इस डेल्टा को नीचे ले लिया तो बच गया Anvx² m। प्रेशर ऑन द वॉल, तो F/(a) है, तो अब यहां से a भी गायब हो गया, है ना, अब a भी गायब हो गया यहाँ से, क्योंकि a भी इधर डिनोमिनेटर में, पीछे क्या बच गया, Nmvx²। ये प्रेशर होगा, तो प्रेशर कितना होगा एक वॉल के ऊपर, Nmvx²। दिस इज ट्रू फॉर ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल्स मूविंग टू द वेलोसिटी vx। अब यहाँ पर हमें क्या क्या समझ में आया, ऑल द मॉलिक्यूल्स इनसाइड द गैस विल नॉट हैव द सेम वैल्यू ऑफ वेलोसिटी, सबकी वेलोसिटी सेम नहीं है। ऑल विल हैव डिफरेंट वेलोसिटी, सबकी वेलोसिटी अलग अलग है। द above equation therefore is valid for pressure due to the group of molecules with speed vx in x direction। ये जो फॉर्मूला हमने फाइंड आउट किया है P = Nmvx², ये केवल और केवल उनके लिए है जो vx की डायरेक्शन में जा रहे हैं, vx वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, है ना। तो इसका मतलब इन ग्रुप्स का टोटल निकालेंगे हम, तो क्या करेंगे, n तो यहाँ पर नंबर डेंसिटी है, नंबर डेंसिटी का मतलब पर वॉल्यूम कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है। तो यहाँ पर अगर हमें टोटल प्रेशर निकालना है तो मैं क्या करूंगा, इन सब का ऐड कर दूंगा। n तो सेम है, m सेम है, तो vx² को हम सम अप कर देंगे, वेक्टर सम कर लेंगे इसका, है ना। और ये एवरेज ले लेंगे कि भाई सब की, जैसे मान लो एक की स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड है, दूसरे की 3 है, तीसरे की 4 है, चौथे की 2 है ना, और पांचवे की 1.5 है, तो हम क्या करेंगे, उनका एवरेज ले लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर vx² की टर्म आ रही है, इसका हम vx² का एवरेज ले लेंगे, है ना, और ये vx² का एवरेज हो जाएगा इतना। वेक्टर सम गलत निकल गया तो मेरे मुंह से, vx² का जो मीन है दैट इज इक्वल टू एवरेज ऑफ vx², ठीक है। यानी सबको सम किया, v1² v1x² प्लस v2x² प्लस n, ये एवरेज आ जाएगा।
Since gas is isotropic, the molecules move randomly with means of velocity of almost can be any direction. आइसोट्रोपिक का मतलब वो ये हुआ कि वो रैंडमली किसी भी डायरेक्शन में इस पूरी विसल में मूव कर रहा है। कोई जरूरी नहीं वो Vx में जाए, Vy में भी जा सकते हैं, इसमें भी जा सकते हैं, Vz में भी। इसका मतलब एक साइड में 1/3 आएगा, वही 1/3 आएंगे जितने, तो Vx जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, 1/3 ऑफ v स्क्वायर। v स्क्वायर ले ली एवरेज वेलोसिटी है ना, एवरेज ऑफ द स्क्वायर्ड स्पीड, v के स्क्वायर किया और उसका एवरेज ले लिया v, सो दैट इज 1/3 v स्क्वायर। तो प्रेशर क्या हो जाएगा, ये जो फॉर्मूला लगाया उसका 1/3 हो जाएगा एक साइड में प्रेशर, 1/3 nm v स्क्वायर। ज्यादा नहीं पढ़ाएंगे आज, इतना ही होगा है ना। इलास्टिक कोलिजन का मतलब ये इस तरह का, देखो एक साइड में जैसे Vx, Vy, Vz कई तरह की वेलोसिटी जो कि सब डायरेक्शन में जा रहा है ना, सभी डायरेक्शन में इस तरह मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे हैं। अब उनमें से कुछ मॉलिक्यूल्स इस साइड में आएंगे, कुछ इस साइड में जाएंगे, कुछ परपेंडिकुलर जाएंगे इन दोनों के, है ना, सब अलग अलग डायरेक्शन में जाएंगे। लेकिन उनमें से इस वॉल की जो कंटेनर की वॉल है इसके ऊपर प्रेशर डालने वाले 1/3 ही होंगे। चलो इसको आज तो वाइंड अप करते हैं, क्योंकि बहुत सारा कंफ्यूजन हो जाएगा, पहले ही दिन पढ़ा देंगे। जस्टिफाई करेंगे उसके बाद अजम्पशंस को। ज्यादा टफ नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा है, लेकिन थ्योरी ज्यादा है। फिजिक्स वालों को थ्योरी पढ़ने की थोड़ी सी कम आदत होती है, बट इट इज, ये तो है ना मजबूरी है। 2-3 क्लास में हो जाएगा, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, छोटा सा चैप्टर है।